हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग 72nd बीपीएससी का जो टॉप जो मोस्ट इम्पोर्टेंट 150 जो टॉपिक है उस सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम पाँचवा लेक्चर ले रहे हैं। आज हम लोग 3 टॉपिक को इस सेक्शन में देखेंगे। एक है आपका वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, क्योंकि अभी हमारे जो पूर्व वाइस प्रेसिडेंट थे जगदीप जगदीप धनखड़ साहब, उन्होंने अपने हेल्थ इशू को बता के उन्होंने रिजिग्नेशन दिया था। और दूसरा है इंटर स्टेट रिलेशन। इंटर स्टेट रिलेशन में हम ये जो है इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल को भी देखेंगे, क्योंकि ये जो लास्ट टाइम जो एईडी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें काफ़ी एक क्वेश्चन आया था वंशधारा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल, और उसमें जो बताया गया था कि कौन कौन से जो स्टेट कंसर्न है इस ट्रिब्यूनल से। उसके बाद हम इसी में बात करेंगे इंटर स्टेट काउंसिल की भी, और फिर जोनल काउंसिल जो है इसको देखेंगे। फिर जो है खलजी डायनेस्टी एक हिस्ट्री का है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी जो है ज़्यादा है। ठीक है, चलिए बिना कोई देरी के शुरू करते हैं इस सेशन को, और सेशन को आप पूरा ज़रूर देखिएगा। ठीक है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल है यूट्यूब चैनल रेस टू परीक्षा, इसको जो है ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट जो है ये हमारे जो है सेकेंड हाईएस्ट ऑफिस माना जाता है। तो पहला कौन होगा, तो फर्स्ट जो हाईएस्ट ऑफिस है वो होता है प्रेसिडेंट का। ठीक है, तो ये सेकेंड हाईएस्ट ऑफिस है। ये किसके जो है हमने ये जो अडॉप्ट किया है वाइस प्रेसिडेंट का जो पद है, मतलब कि पोस्ट है, ये हमने कहाँ से अडॉप्ट किया है, तो ये हमने अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट के मॉडल को एक तरह से अडॉप्ट किया है। इसमें जो इनका जो इलेक्शन होता है वो डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं होता है, जैसे कि हम लोग एमपी एमएलए को जो चुनते हैं डायरेक्टली, वैसे इनका नहीं होता है, इनका इनडायरेक्टली होता है। जैसे प्रेसिडेंट का भी होता है, ठीक है, उनका भी क्या होता है, इनडायरेक्टली होता है, इनडायरेक्टली होता है। जैसे कि इनका भी जो होता है इलेक्ट करने के लिए एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है, जिसमें कि जो दोनों हाउस के जो है इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, फिर स्टेट लेजिस्लेटिव के इलेक्टेड मेंबर होते हैं। पर उसमें जो एक इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि नॉमिनेटेड मेंबर इसमें नहीं होते हैं, क्योंकि नॉमिनेटेड जो होते हैं हाउस के वो तो खुद प्रेसिडेंट ही करते हैं, तो उनका जो है चयन जो है वो मतलब इलेक्टोरल कॉलेज में उनका नहीं होता है। हम बात कर रहे हैं कि वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्ट करने की जो बॉडी होती है, जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है, उसमें कौन कौन होते हैं। तो इसमें जो है दोनों हाउस के जो है मतलब कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के जो इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं वो होते हैं। उसके बाद इसमें स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली और यूनियन टेरेटरी के जो मेंबर होते हैं वो इंक्लूड नहीं होते। तो इसमें केवल जो है लोकसभा और राज्यसभा के जो इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं वो जो है पार्टिसिपेट करते हैं इनके इलेक्शन में। इनका इलेक्शन जो होता है वो एक प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू होता है, जो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के तहत सीक्रेट बैलेट के तहत जो है इनका इलेक्शन होता है। ठीक है, अब इनके क्वालिफिकेशन की बात करें तो इनके क्वालिफिकेशन में सिटीजन ऑफ इंडिया 35 ईयर्स का एज होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, और एक क्वालिफाइड होने चाहिए राज्यसभा मेंबर बनने के लिए। ठीक है, और एक कोई भी ऑफिस और प्रॉफिट पे पोस्टेड नहीं होना चाहिए। इनका टर्म 5 ईयर्स होता है, लेकिन ये ऑफिस से इनको रिमूव किया जा सकता है एक रेजोल्यूशन पास किया करके। रेजोल्यूशन कहाँ से पास किया जाएगा, तो रेजोल्यूशन पास किया जाएगा राज्यसभा का, क्योंकि ये राज्यसभा का जो है एक्स ऑफिसियो जो है चेयरमैन होते हैं। ठीक है, तो राज्यसभा से जो है रेजोल्यूशन पास होती है विथ स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी हमने कई बार बताया कि जो है आपका 2/3 ऑफ द टोटल मेजोरिटी प्रजेंट एंड वोटिंग, एंड जो है 50% ऑफ टोटल मेंबरशिप प्रजेंट एंड 2/3 ऑफ द मेंबर प्रजेंट एंड वोटिंग, वो स्पेशल मेजोरिटी का है। और उसके बाद जो है यह जो रेजोल्यूशन होता है उसको लोकसभा द्वारा एग्री किया जाता है। एक 14 दिन का जो है नोटिस दिया जाता है, नोटिस पीरियड, उसके अंदर जो है ये एग्री करना पड़ता है लोकसभा के द्वारा। इनके जो है किस ग्राउंड पे रिमूव हो सकते हैं ये कहीं पे भी मेंशन नहीं है। वाइस प्रेसिडेंट क्या होते हैं, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होते हैं। वाइस प्रेसिडेंट जो है वो
प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करते हैं जब प्रेसिडेंट ऑफिस में वैकेंसी होता है, या तो डेथ की वजह से या फिर रिमूवल की वजह से, किसी कारण से अगर प्रेसिडेंट ऑफिस वैकेंट है तो उस केस में वो वाइस प्रेसिडेंट जो है एज ए प्रेसिडेंट एक्ट करते हैं, और उनको जो सारी फैसिलिटी और सारे जो इमोलूमेंट्स अलाउंसेस जो उनको उस समय मिलती है वो एज ए प्रेसिडेंट ही उनको, ठीक है, मतलब कि मिलती है। अब है कि अभी जो पहला वाइस प्रेसिडेंट कौन थे, तो पहला वाइस प्रेसिडेंट थे एस राधाकृष्णन, जो कि 2 टर्म वाइस प्रेसिडेंट रहे थे, ठीक है। कृष्णकांत ये पहले वाइस प्रेसिडेंट है जो कि ऑफिस के दौरान ही इनकी मृत्यु हो गई थी। अब है कि करंट वाइस प्रेसिडेंट कौन है, तो करंट वाइस प्रेसिडेंट जो है सीपी राधाकृष्णन है, जो कि 15वें नंबर के है। ये जो है वाइस प्रेसिडेंट बने जब जगदीप धनखड़ साहब जो है वो अपने हेल्थ इशू के वजह से जो है रेजिग्नेशन दे दिए, तो सीपी धनखड़ साहब जो है वो वाइस प्रेसिडेंट बने। अब एक क्वेश्चन उठता है कि जो वाइस प्रेसिडेंट है ये अपना रेजिग्नेशन किसको देते हैं, तो ये अपना रेजिग्नेशन जो है वो किसको देते हैं, तो ये अपना रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को देते हैं, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। ये हो गया आपका वाइस प्रेसिडेंट। आगे है इंटर स्टेट रिलेशन को देखते हैं कि इंटर स्टेट रिलेशन से आप ना कुछ जो है कमिटी को याद रखिएगा, और उसका जो क्रोनोलॉजी है वो भी आप ध्यान में रखिए। कि इंटर स्टेट कमीशन के बारे में पहली बार जिक्र किया गया था एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, जो कि 1966 में जब फॉर्म हुआ था, तो इस कमीशन में इंटर स्टेट रिलेशन के बारे में डिस्कस किया गया था। फिर आया एक कमेटी, पहला तो 1966 हो गए, फिर 1969 में एक आया राज मन्नार कमेटी, ठीक है, ये भी इंटर स्टेट रिलेशन से रिलेटेड है। उसके बाद आया सबसे इम्पोर्टेंट है सरकारिया कमीशन, जो कि 1983 में आया। इन्हीं के जो है रिकमेंडेशन पे जो है क्या कहते हैं, इनका रिकमेंडेशन जो है बाद में जो वीपी सिंह जो गवर्नमेंट उनका था उनके द्वारा जो है एडॉप्ट किया गया था इनके रिकमेंडेशन को। अगला है 2007 में आया था पंछी कमीशन। तो एक हो गया 1966 में आपका एआरसी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, 1969 में हो गया राजमन्नार, 1983 में हो गया आपका सरकारिया, फिर आ गया 2007 में आपका हो गया पंछी कमीशन, ठीक है। तो ये क्रोनोलॉजी याद रखिएगा। अब है इंटर स्टेट जो है, इंटर स्टेट की बात करें, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट, इसके बारे में जो है आर्टिकल 262 में डिस्कस किया गया, मेंशन किया गया। ये भी आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या बताया गया, इसमें एडजुडिकेशन ऑफ इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट के बारे में इसमें बताया गया है। जैसे कि ये क्या है, जैसे कि इसमें क्या होता है ना, पार्लियामेंट अपने लॉ के तहत जो है कोई भी डिस्प्यूट या कंप्लेंट जो है विथ रिस्पेक्ट टू किसके डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंट्रोल ऑफ वाटर ऑफ एनी इंटरस्टेट रिवर और रिवर वे, मतलब कोई भी 2 स्टेट के बीच में जो अगर कोई रिवर फ्लो करती है तो उसके रिवर के वाटर का जो कंट्रोल और डिस्ट्रीब्यूशन किस रिस्पेक्ट में होगा, उसका जो डिस्प्यूट या कंप्लेंट है उसको जो है पार्लियामेंट जो है अपने लॉ के तहत जो है वो रिजॉल्व करती है, ठीक है। इसमें पार्लियामेंट ने एक और इसमें बताया था कि पार्लियामेंट में आल्सो प्रोवाइड दैट नीदर सुप्रीम कोर्ट नॉर एनी अदर कोर्ट इज टू एक्सरसाइज जुरिसडिक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सच डिस्प्यूट और कंप्लेंट। पार्लियामेंट इसमें ये बताया था कि ना कि सुप्रीम कोर्ट और ना ही कोई दूसरा जो है कोर्ट ये इस मैटर के डिस्प्यूट या इस तरह के डिस्प्यूट या कंप्लेंट को जो है वो इस पे जो है फैसला सुना सकता है। मतलब इसके बारे में जो भी चीज़ का डिसीजन लेना होगा वो पार्लियामेंट लेगा। तो पार्लियामेंट क्या करेगा, पार्लियामेंट इसके लिए 2 कानून एक्ट जो है उन्होंने इनेक्ट किया था, एक रिवर बोर्ड 1956 और दूसरा इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956। अब जो इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट है 1956, इसके तहत जो है गवर्नमेंट ने कई सारे ट्रिब्यूनल सेटअप किए, ठीक है, जो जो डिस्प्यूटेड रिवर वाटर थे उसको रिलेटेड। तो पहला जो सेटअप किया गया था कृष्णा वाटर जो है डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल पहला, ठीक है। अभी पहला क्या दूसरा भी होगा, क्योंकि जो है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जो है उसके वजह से उनके बीच में भी जो वाटर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके बारे में भी एक तरह से मतलब फैसला लिया गया। तो कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल 1 ये सेटअप हुआ 1969 में। इसमें कौन कौन से स्टेट इसमें इन्वॉल्व है, तो महाराष्ट्र हो गया कृष्णा वाटर डिस्प्यूट में, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका। मतलब कि अगर आपका जो है एक सेकेंड, जैसे कि
इंडिया की बात करें तो ये हो गया आपका महाराष्ट्र, ठीक है, और यहाँ पे हो गया आपका आंध्रा, और यहाँ हो गया आपका कर्नाटका। तो ये जो है ऐसे रिवर का जो है फ्लो है, तो उस केस में जो है ये 3 जो है स्टेट से गुजरती है रिवर, इसलिए 3 स्टेट जो है इसमें इन्वॉल्व है, ठीक है। आगे बात करते हैं कि गोदावरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल, ये भी 1969 में सेटअप किया गया। इसमें जो है गोदावरी जो है वाटर डिस्प्यूट, तो गोदावरी रिवर कहाँ कहाँ से गुजरती है, तो इससे आपको ये भी हो जाएगा ना कि ये रिवर किस किस स्टेट से गुजरती है, इससे भी आपको जो है मतलब कि एक तरह से क्लैरिटी हो जाएगी कृष्णा रिवर कहाँ कहाँ से गुजरती है। तो एक तरह से जो है आपको रहेगा कि जो महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटका हो गए, आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गए, क्योंकि आगे हम जब देखेंगे कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल 2, ठीक है, तो वहाँ पे हम इसको देखेंगे, ठीक है। तो इसमें ये चीज़ के बारे में बताया गया कि गोदावरी वाटर डिस्प्यूट जो है उसमें महाराष्ट्र हो गया, फिर कर्नाटका हो गया, फिर आंध्र प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया और उड़ीसा हो गया। तो ये जो 5 स्टेट है इससे जो है गोदावरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल जो है कंसर्न है। अब है नर्मदा वाटर डिस्प्यूट, ये भी 1969 में सेटअप हुआ। इसमें आता है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र नर्मदा से। कृष्णा से कौन कौन हो गए, तो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका। और गोदावरी से कौन कौन हो गए, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। रावी और ब्यास से अगर देखें तो 1986 में ये सेटअप हुआ। इसमें कौन कौन है, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। रावी ब्यास में पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। कावेरी में 1990 में हुआ, तो इसमें कर्नाटका, केरला, तमिल और पुडुचेरी, एक जो वेस्टर्न स्टेट है, एक तरह से जो वेस्टर्न घाट का जो है कि कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु और पुडुचेरी, ये कावेरी से वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल से रिलेटेड है। 1990 में जो है ये सेटअप किया गया। अब है दूसरा कृष्णा वाटर डिस्प्यूट सेकेंड, इसको 2004 में सेटअप किया गया। इसमें जो स्टेट कंसर्न है महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्रा और तेलंगाना। वंशधारा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल 2010 में हुआ, आंध्रा और उड़ीसा के बीच है। महादई किसमें, 2010 में ये भी सेटअप हुआ, गोवा, कर्नाटका और महाराष्ट्र, मतलब कि ये जो है आपका वेस्टर्न जो स्टेट है उससे कंसर्न है। महानदी 2018 में, ये आपका छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के भी जो है स्टेट इसमें इन्वॉल्व है। आगे देखते हैं 263। तो 263 में आपके बताया गया इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में बताया गया। अब इसको जो है कौन रिकमेंड किया था इंटर स्टेट काउंसिल को, तो सरकरिया कमीशन द्वारा रिकमेंड किया गया था। इस्टेब्लिश कब हुआ था, 1990 में। सरकरिया कमीशन जो है रिकमेंड हुआ था, और वीपी सिंह के जो गवर्नमेंट थी उनके द्वारा जो है इसको जो है एडॉप्ट किया गया, ठीक है, रिकमेंडेशन को माना गया। इसको इस्टेब्लिश कौन करता है इंटर स्टेट काउंसिल को, तो प्रेसिडेंट द्वारा जो है इस्टेब्लिश किया जाता है। अब इसके मेंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें मेंबर कौन कौन होते हैं इंटर स्टेट काउंसिल की बात करें तो चेयरमैन होते हैं प्राइम मिनिस्टर हमारे, और सभी जो स्टेट है उसके चीफ मिनिस्टर भी मेंबर होते हैं। फिर जो भी यूनियन टेरेटरी है, जो कि लेजिस्लेटिव असेंबली जिनके पास है, उनके चीफ मिनिस्टर इसमें मेंबर होते हैं। यूनियन टेरेटरी, वैसे यूनियन टेरेटरी जिनके कि लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं होते हैं, उनके एडमिनिस्ट्रेटर इसके मेंबर होते हैं। अगर कोई भी ऐसा स्टेट जो कि प्रेसिडेंट रूल के अंतर्गत हो, तो उसके जो कंसर्न स्टेट है उसके गवर्नर इसके मेंबर होंगे। और 6 सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर होंगे, जिसमें कि 1 होम मिनिस्टर होंगे, और 5 जो है वो प्राइम मिनिस्टर द्वारा नॉमिनेट किए जाएंगे। तो इसको याद रखिएगा कि पीएम हो गया आपका चेयरमैन, और सभी स्टेट के जो है चीफ मिनिस्टर हो गए। यूनियन टेरेटरी हैविंग लेजिस्लेटिव असेंबली, उसके चीफ मिनिस्टर। यूनियन टेरेटरी डोंट हैव लेजिस्लेटिव जो है असेंबली, उसके एडमिनिस्ट्रेटर होंगे। प्रेसिडेंट रूल के अंतर्गत जो स्टेट है उसके गवर्नर हो गए। 5 अदर मिनिस्टर होंगे, 6 मिनिस्टर सेंट्रल में कैबिनेट मिनिस्टर होंगे, जिसमें कि 1 जो है होम मिनिस्टर होंगे, और बाकी 5 जो है वो नॉमिनेट किए जाएंगे किसके द्वारा, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। आगे देखते हैं इसी से जुड़ा जोनल काउंसिल, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। अब स्टैट्यूटरी बॉडी है तो इसके 5 जोन है। एक नॉर्दर्न हो गया जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, सेंट्रल का प्रयागराज, ईस्टर्न का कोलकाता, वेस्टर्न का मुंबई, साउदर्न का चेन्नई और नॉर्थ ईस्टर्न। इसके अलावा भी एक काउंसिल बनाया गया नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लिए, जिसमें कि नॉर्थ ईस्टर्न अगर स्टेट की बात करें, नॉर्थ ईस्टर्न यहाँ पे देख लेते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट काउंसिल ये बनाया गया। जो हमारे जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है,
उनके लिए। इसमें कितने स्टेट हैं? 8 स्टेट है, 7 सिस्टर हो गए और +1 जो हो गया वो आपका सिक्किम हो गया। ठीक है, ये जो है 8 स्टेट के लिए बनाया गया। इसके हेडक्वार्टर कहाँ है? शिलोंग में है। इसके मेंबर की अगर बात करें तो होम मिनिस्टर, इसके सेंट्रल गवर्नमेंट के होम मिनिस्टर है वो चेयरमैन होंगे। और ये जो है उस जोन के जितने भी स्टेट हैं उस सभी स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर होंगे, जैसे नॉर्दर्न जोन में जितने स्टेट हैं उस सभी जोन के, नॉर्दर्न जोन के सभी स्टेट के चीफ मिनिस्टर, 2 अदर मिनिस्टर फ्रॉम ईच स्टेट इन द जोन। और सभी जो स्टेट है, मतलब किसी जोन की अगर हम बात करें, एग्जांपल ले लें कि नॉर्दर्न जोन की बात करें, तो एक तो होम मिनिस्टर हो गए जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं। अभी एट प्रेजेंट होम मिनिस्टर कौन है? अमित शाह। तो अभी जो है ये चेयरमैन होंगे। उसका नॉर्दर्न जोन में जितने भी स्टेट है उसके सभी स्टेट के चीफ मिनिस्टर होंगे। फिर नॉर्दर्न जोन में जितने भी स्टेट है सभी स्टेट से 2 और अदर मिनिस्टर होंगे। और उस जोन में अगर कोई यूनियन टेरेटरी है तो उस यूनियन टेरेटरी के एडमिनिस्ट्रेटर भी इसके मेंबर होंगे। इसमें जो प्रत्येक चीफ मिनिस्टर होते हैं उस जोन के, वो एज ए वाइस चेयरमैन, काउंसिल के वाइस चेयरमैन की तरह एक्ट करते हैं। पर ये रोटेशन वाइज होता है। ये 1 साल का इनका टेन्योर होता है। 1 साल के बाद फिर जो है ये जो वाइस चेयरमैनशिप का जो है वो किसी दूसरे को, मतलब अल्टरनेट, मतलब चेंज हो जाती है। मतलब कि आपका जैसे कि 5 स्टेट है, A B C D और E। तो अभी अगर 1 साल में E है तो अगले साल B होंगे, B के बाद फिर C होंगे, C के बाद 1 साल बाद D के 1 साल बाद E होंगे। इस तरह से जो है उनका वाइस चेयरमैनशिप का जो है पोस्ट वो रोटेशन बेस पे चेंज होते रहते हैं। ये कितने साल के लिए बनते हैं? 1 साल का इनका होता है। अगला है खलजी डायनेस्टी के बारे में। इनका डायनेस्टी का पीरियड याद रखिएगा, 1290 से 1320 के बीच में। यह जो है जो हमारा स्लेव डायनेस्टी है, स्लेव डायनेस्टी जो 1290 में स्लेव डायनेस्टी ख़त्म हुई थी, तो वो उस समय जो है खलजी डायनेस्टी जो है इस्टेब्लिश हुई थी। यह उस स्लेव डायनेस्टी को जो है ममलुक डायनेस्टी भी कहते हैं, ममलुक। ठीक है, तो फाउंडर इसके कौन है? इसके फाउंडर जो है जलालुद्दीन खिलजी है। 1290 में इन्होंने इस डायनेस्टी की जो है स्थापना किया था। इन्होंने ममलुक स्लेव डायनेस्टी को रिप्लेस किया था। और इसके बाद जो डायनेस्टी आया वो तुगलक डायनेस्टी आया। मतलब 1320 से लेके 1414 तक जो है वो कौन है? तुगलक। तुगलक। ठीक है, अब है इसके बाद जो है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो इनके रहे हैं रूलर खलजी डायनेस्टी के, वो है अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 तक। ये अपने आप को यामीन उल खिलाफत नसीर ए अमीर उल मुमामिन कहते थे। ठीक है, यामीन उल खिलाफत नसीर ए अमीर उल मुमानिन, ये जो है इन्होंने कई सारा राजपूत कैंपेन भी किया जिसमें इन्होंने विजय भी प्राप्त किया। जैसे रणथंबोर हो गए, चित्तौड़ हो गए, मालवा हो गए। इन्होंने साउथ इंडियन का एक्सपीडिशन भी कराया था। लेकिन ये जो साउथ इंडिया का एक्सपीडिशन जो है किसके अंडर में हुआ था? मलिक कपूर, जिनको कि 1000 दिनारी कहा जाता है। एक है, इन्होंने मंगोल का जो है काफ़ी विरोध भी किया था। मंगोल को मतलब कि सामना इन्होंने किया था। मंगोल और खलजी के बीच का जो बॉर्डर था वो कौन सा रिवर था? वो रावी रिवर था बॉर्डर। इनके द्वारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म किए गए वो काफ़ी जो है मतलब कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। जैसे कि मार्केट कंट्रोल सिस्टम इन्होंने स्टार्ट किया कि मार्केट को कंट्रोल करना, उसके प्राइस, उसके वेजेज, ये सब जो है कंट्रोल करते थे। इसके लिए इन्होंने एक मार्केट सुपरिटेंडेंट का भी नियुक्ति की थी जिसका नाम था सहनाए मंडी। ठीक है, इन्होंने दाग सिस्टम स्टार्ट किया था हॉर्स की ब्रांडिंग के लिए। चेहरा सिस्टम, मतलब कि जो सोल्जर है उनका डिस्क्रिप्टिव रजिस्टर हो, मतलब एक तरह से सोल्जर का डिस्क्रिप्शन के लिए। स्पाई सिस्टम इन्होंने मतलब क्या कहते हैं इम्प्लीमेंट किया था ताकि जो है ये मॉनिटर कर सकते हैं ऑफिशियल और नोबल्स क्या वो इनके खिलाफ अगर कोई साजिश रच रहे हैं, तो उसके लिए इन्होंने स्पाई सिस्टम को भी इम्प्लीमेंट किया था। इन्होंने जो लैंड जो टैक्स है उसको 50% रखा है। तो देखिए लैंड टैक्स जो है 50 टैक्स अगर रखा है लैंड टैक्स, ये 50% जो है 2 रूलर के बारे में बताया जाता है। एक है अलाउद्दीन खिलजी और एक है मोहम्मद बिन तुगलक।
ये दो ऐसे रूलर है जिन्होंने लैंड टैक्स पे 50% मतलब कि जो रेवेन्यू है 50% टैक्स इन्होंने लगाया था। पर इन दोनों में अंतर है। अगर अंतर की बात करें तो ये जो लैंड टैक्स था ये प्रोड्यूस पे था कि जितना प्रोड्यूस हुआ उसका 50%। पर अलाउद्दीन का जो लैंड टैक्स था, अलाउद्दीन ने जो लैंड टैक्स लगाया था, यह जो है मेजर्ड लैंड है। लैंड को पहले मेजर करते थे, मेजर्ड लैंड, फिर उसके बाद उस पर जो है 50% वो करते थे। तो ये थोड़ा दोनों में डिफरेंस है, इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद इन्होंने जो है 50%, इसके अलावा भी टैक्स इन्होंने लेते थे खराज, जो कि खराज क्या है, जिसको कि लैंड टैक्स 50% जो था उसको खराज कहते थे। इसके अलावा एक घड़ी टैक्स था जो कि किस पे था, हाउस और हट्स पे था। ग्रेजिंग टैक्स है जो कि मिल्च एनिमल, जो कि दूध देने वाले एनिमल है, उस पर ग्रेजिंग या चराई टैक्स होता था। तो 3 टैक्स था, एक खराज, एक हो गया आपका घड़ई, और एक हो गया आपका चराई, जो कि ठीक है। तो ये हो गया खराज, हो गया आपका लैंड टैक्स 50%, घराई हो गया आपका हाउस टैक्स, चराई हो गया आपका एक तरह से एनिमल जो दूध देते थे उस पे जो है टैक्स एक तरह से था, ठीक है। इनके द्वारा एक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है स्टार्ट किया गया था मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा। इन्होंने अलाई दरवाज़ा जो है इन्होंने बनवाया था, ठीक है। अब जो है कुछ जो फेमस जो राजपूत जो का एक्सपीडिशन इन्होंने किया था, तो जिस वक्त इन्होंने किया उस वक्त जो है वहाँ के राजा को मतलब कि रूलर कौन थे उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। कि रणथंभौर को जो है सबसे पहले इन्होंने 1301 में इन्होंने इस पर विजय प्राप्त किया था। तो उस समय जो वहाँ के जो रूलर थे वो थे हमीर देव, ठीक है। चित्तौड़ की बात करें तो चित्तौड़ के राणा रतन सिंह, यही वो है जिन पे जो है बेस्ड क्या है, पद्मावत मूवी जो है ये बेस्ड है, रावल रतन सिंह, ठीक है। उसके बाद देवगिरी का राजा राय रामचंद्र, और गुजरात का कर्णदेव जो है उस समय के तत्कालीन जो है वहाँ के रूलर थे जब इन्होंने अटैक किया था। तो ये हो गया आपका खलजी डायनेस्टी, ठीक है। इस सेशन में इतना ही रखते हैं। अगले सेशन में हम और भी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको हम अगले सेशन में लेते हैं। चलिए, आप जो है सेशन को अगर पसंद आया तो सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।